हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हम पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस के बारे में, जिसमें हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको ख़त्म कर दिया है। हमने पढ़ लिया है सब कुछ। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की, कि इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है, जो कि 2019 में करंट अफेयर्स में थी, जैसे कि सर्कुलर इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी और गिग इकोनॉमी क्या है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है। तो सर्कुलर इकोनॉमी से पहले हम समझते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो उत्पादन करने के लिए कंपनी प्रकृति से कच्चा माल लेती है और उसे उत्पादों में परिवर्तित कर देती है, और उसे उपभोक्ता द्वारा प्रयोग करके उसे डिस्पोज कर दिया जाता है। मतलब टेक मेक यूज और डिस्पोज की पद्धति है ये। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन जो है वो सीमित है, और इनका अत्यधिक दोहन अगर करेंगे तो ये समाप्ति के कगार पर भी पहुंचने वाले हैं। और अपशिष्ट, इससे निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है वो पर्यावरण के लिए एक समस्या खड़ी कर देता है। और अभी 2050 तक की जनसंख्या दुनिया में 10 अरब तक अनुमानित की गई है। अब हम समझते हैं कि रैखिक अर्थव्यवस्था क्या होती है। रैखिक अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो रैखिक अर्थव्यवस्था में नए संसाधनों को प्रकृति से लिया जाता है और उसे वस्तुओं में बदला जाता है, फिर बाजार में लाया जाता है और फिर व्यवस्था से हटा दिया जाता है। यानी कि टेक मेक यूज और डिस्पोज की पद्धति है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने वाली है, पर्यावरण को ये नेग्लेक्ट कर देती है, क्योंकि जब नए अयस्क निकाले जाएंगे तो सबसे पहले नए संसाधनों को पाने के लिए खनन किया जाएगा, और खनन करने से पारितंत्र पर नकारात्मक असर पड़ेगा, और जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके समुदायों पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। और जब अयस्क उत्पादित उत्पाद के लिए अयस्क निकाला जाएगा तो उसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की ज़रूरत होगी, और जब अत्यधिक ऊर्जा की ज़रूरत होगी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसें उत्पन्न होंगी, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि करेंगी, और अपशिष्ट भी निकलेगा। तो उससे ग्लोबल वार्मिंग में इफेक्ट पड़ेगा, उसमें वृद्धि होगी, वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए रैखिक अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हुई, जिसके स्थान पर सर्कुलर इकोनॉमी को लाया गया, जिसे चक्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था में व्यापार और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है। इसमें जो अपशिष्ट संसाधन है, जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो प्रकृति में वापस आ जाते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं उन्हें रिसाइकिल करके फिर से रीयूज में लाया जाता है, और जिनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है उनको ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था में उत्पादों को ड्यूराबिलिटी, रीयूज और रिसाइक्लेबिलिटी के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, और डिज़ाइन, उत्पादन और सामग्रियों के उपयोग के स्तर तक अपशिष्ट व प्रदूषण मौजूद नहीं होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अधिक बुद्धिमानी से प्रयोग किया जाता है। इसमें एक प्रक्रिया का अपशिष्ट दूसरे औद्योगिक प्रक्रिया के लिए संसाधन बन जाता है। रिड्यूस का मतलब होता है कि लोग अपने स्तर पर अपशिष्ट को कम करें, और रीयूज का मतलब होता है कि किसी उत्पाद को अधिकतम बार प्रयोग में लाना। अब हम बात करते हैं कि चक्रीय अर्थव्यवस्था रैखिक अर्थव्यवस्था से बेहतर कैसे है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 है, जिसमें जिम्मेदार खपत और उत्पादन पर सतत विकास की बात की गई है, वो रैखिक अर्थव्यवस्था से संभव नहीं है, वो चक्रीय अर्थव्यवस्था से ही संभव है। और विकसित और विकासशील दोनों देशों में सफाई और स्क्रैपिंग की लागत को कम करती है चक्रीय अर्थव्यवस्था कंपैरिजन टू रैखिक अर्थव्यवस्था। इसमें द्वितीय उपभोक्ता कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है इस सर्कुलर इकोनॉमी में। तो ये था सर्कुलर इकोनॉमी का बैकग्राउंड, और इससे क्या हो सकता है। भारत में जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट पे काम किया जा रहा है। यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन लागू किया गया है, जिसमें लोगों की मानसिकता को बदलने का प्रयास किया जा रहा है कि वो अपशिष्टों का प्रयोग रीयूज करके करें। तो अब हम अब हमने बैकग्राउंड समझा, अब हम समझते हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था 2019। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन और उपयोग का वह मॉडल है जिसमें यथासंभव समय तक वर्तमान सामग्रियों
और उत्पादों को साझा किया जाता है, किराए पर दिया जाता है, पुनः उपयोग किया जाता है, मरम्मत किया जाता है, नवीनीकरण किया जाता है और पुनर्चक्रण करना सम्मिलित है। इस प्रकार उत्पादों के जीवन चक्र में वृद्धि होती है। चक्रीय अर्थव्यवस्था सम्मेलन 2019 में नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि अर्थव्यवस्था में अगले 5 से 7 सालों में 1.4 करोड़ रोजगार सृजन करने की क्षमता है। इसके अंतर्गत पारंपरिक रैखिक आर्थिक मॉडल का त्याग किया जाता है जो टेक मेक यूज कंज्यूम थ्रो अवे पैटर्न पर आधारित है। मतलब कि इसमें रैखिक अर्थव्यवस्था को एकदम ही नकार दिया गया है। अभी हमने समझा था कि रैखिक अर्थव्यवस्था में टेक मेक यूज और डिस्पोज की प्रक्रिया है रैखिक अर्थव्यवस्था। अब हमें सर्कुलर इकोनॉमी की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उपभोक्तावाद में वृद्धि बढ़ती घरेलू आय है जिससे उपभोक्ता व्यय में वृद्धि होती है। मतलब कि जब किसी देश की आय बढ़ेगी तो वो अपने देश में गरीबी उन्मूलन को कम करने के लिए उपाय करेगी। तो जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण आदि के कारण प्राकृतिक संसाधनों, वन, भूमि, वायु, जल आदि पर दबाव बढ़ रहा है। अतः चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के माध्यम से साकार किया जा सकता है। महत्वपूर्ण संसाधनों के संकुचित होते भंडार, तकनीकी बाधाओं आदि के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार पर भारत की निर्भरता है आयात ही करता है और प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, संसाधन निष्कर्षण, उपभोग से लेकर उत्पाद के नष्ट होने तक उत्पाद के जीवन चक्र के सभी चरणों में बड़े पैमाने पर अपशिष्टों का सृजन होता है। अब हम बात करते हैं कि चक्रीय अर्थव्यवस्था के लाभ क्या हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो जाता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम हो जाता है और विषाक्त पदार्थों के उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन का भी बेहतर प्रबंध हो सकता है। आर्थिक समृद्धि की संभावना बढ़ जाती है और जीडीपी में वृद्धि करने में सक्षम और पुनः उपयोग की प्रवृत्ति से भी लागत कम की जा सकती है। और विश्व आर्थिक मंच चक्रीय अर्थव्यवस्था से स्थानीय रोजगार और अर्धकुशल नौकरियों का सृजन करता है, अकुशल नौकरियों का सृजन करता है। पुनर्चक्रण और मरम्मत के क्षेत्र में रोजगार वृद्धि तथा नवाचार प्रक्रियाओं व नवीन व्यापार मॉडल के कारण नए व्यवसायों में वृद्धि होती है। अस्थिरता में कमी और सुरक्षित आपूर्ति संभव की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है इसमें। तो देश में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कानून की आवश्यकता है। विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चर चरण में शून्य प्रभाव, शून्य दोष जैसी नीतियों, उपभोग चरण में राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना और निपटान चरण में विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को यदि उचित रूप से प्रस्तुत किया जाए तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के ताने बाने में चक्रीय अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने हेतु आदर्श नीति हो सकती है। मतलब कि जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट वाला जो प्रोग्राम है इस पे फोकस किया जाए। तो अब ग्रीन बॉन्ड, म्यूनिसिपल बॉन्ड, एसडीजी, तो अलाइंड बॉन्ड जैसे नवाचार युक्त वित्त पोषण साधनों के माध्यम से इन नए अवसरों को साकार करने के लिए पर्याप्त वित्त पोषण की भी आवश्यकता है। तो ये था हमारा सर्कुलर इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं ब्लू इकोनॉमी की। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ब्लू इकोनॉमी का मतलब महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखते हुए आर्थिक समृद्धि, बेहतर आजीविका और रोजगार के लिए समुद्री संसाधनों का सस्टेनेबल यूज करने से है। इसमें महासागरों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अनेक क्षेत्र शामिल हैं जैसे मत्स्य पालन, खनिज, नौवहन व बंदरगाह अवसंरचना, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, समुद्री नवीनीकरण ऊर्जा, समुद्री पर्यटन, समुद्री प्रशासन व शिक्षा आदि। अब हम देखते हैं कि ब्लू इकोनॉमी का महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें आर्थिक महत्व को समझेंगे। तो आर्थिक महत्व की दृष्टि से बात करें तो महासागरों व गैस संसाधनों का 30% हिस्सा प्राप्त होता है। 90% व्यापार समुद्री मार्गों के माध्यम से होता है। महासागर विश्व अर्थव्यवस्था में $2.5 ट्रिलियन का योगदान करते हैं। लगभग 60 मिलियन लोग मत्स्य पालन और जलीय कृषि में संलग्न है। निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज और रेयर अर्थ मेटल के निष्कर्षण के लिए पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स और पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स का समुद्र तल से खनन किया जाता है। अब हम देखते हैं पर्यावरणीय महत्व को। तो पर्यावरणीय महत्व की दृष्टि से मैंग्रोव व अन्य वानस्पतिक महासागरीय पर्यावास जीवाश्म ईंधनों से निकलने वाली 25% अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात ब्लू कार्बन का प्रच्छादन करते हैं। बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से तटीय समुदायों का संरक्षण होता है। एक संधारणीय ब्लू इकोनॉमी वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्यों 2030
पेरिस जलवायु समझौते 2015 और संयुक्त राष्ट्र महासागरीय सम्मेलन 2017 के अंतर्गत अभिव्यक्त विभिन्न प्रतिबद्धताओं को हासिल करने में सहायता करता है। अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सागर की भावना को बढ़ावा देकर ब्लू इकोनॉमी की संभावनाओं को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। भारत द्वारा कुछ पहले प्रारंभ की गई हैं, जिसमें सबसे पहले है सागरमाला परियोजना। इसमें बंदरगाहों के विकास को और सक्षम बनाने की व्यवस्था की गई है। बंदरगाह अवसंरचना में वृद्धि तथा आधुनिकीकरण की व्यवस्था की गई है। परिवहन की नई लाइनों को विकसित करके आंतरिक भागों से कुशल निकासी व्यवस्था की गई है। अब हम बात करते हैं तटीय आर्थिक क्षेत्रों की, तो सभी तटवर्ती राज्यों को सम्मिलित करते हुए सागरमाला के पहल के अंतर्गत 14 तटीय आर्थिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। CEZ नियोजित आर्थिक कॉरिडोर की सह क्रियाओं का लाभ उठाने में सहायता करता है। संसाधन अन्वेषण की दृष्टि से भी हिंद महासागर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा की, तो भारत हिंद महासागर के तटीय देशों के साथ लगातार सहयोग बढ़ा रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए स्वयं को नेवल सुरक्षा प्रदाता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिका, जापान जैसे देशों के साथ एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर व क्वाड आदि के माध्यम से भी सहयोग बढ़ा रहा है। अब ब्लू इकोनॉमी के लिए चुनौतियां क्या है, तो सबसे पहली चुनौती ये है कि तटीय विकास, वनोन्मूलन और खनन जैसी गतिविधियों के कारण समुद्री तटीय पर्यावासों का भौतिक परिवर्तन और विनाश हो रहा है। दूसरा है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से समुद्री अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है तथा महासागरीय प्रणाली पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है, अधिक तापमान में वृद्धि हो रही है, अम्लता, सागरीय धाराओं में परिवर्तन हो रहा है और भू राजनीतिक मुद्दे भी हैं, जैसे कि दक्षिणी चीन सागर भू राजनीतिक संघर्ष और UNCLOS जैसे अब सुझाव की बात करें तो ब्लू इकोनॉमी की साझा प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय निवेशों को क्षेत्रीय एवं वैश्विक सहयोग से पूर्ण किया जाना चाहिए। ब्लू बॉन्ड, बीमा आदि पर भी विचार किया जाना चाहिए। महासागरीय संसाधनों, आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों और तटीय पर्यटन के सतत उपयोग में प्रशिक्षण एवं कौशल विकास द्वारा तटीय समुदायों की क्षमता का विकास किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का पूर्वानुमान करके और उनके प्रति अनुकूल बनाया जा सकता है। ब्लू इकोनॉमी के दृष्टिकोण से ये एक अनिवार्य घटक है। अब हम बात करते हैं UNCLOS जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन संपूर्ण विश्व में ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा को बढ़ावा देने में एक आवश्यक पहलू है। अब हम बात करते हैं गिग इकोनॉमी की। गिग अर्थव्यवस्था क्या है, तो यह एक मुक्त बाजार प्रणाली है जहां स्थायी पद रोजगार सामान्य सी चीज होती है और संगठन अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं। मतलब कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लोगों को रोजगार दिया जाता है, जॉब दी जाती है। अभी कोरोना काल में 90% लोग बेरोजगार हुए हैं गिग अर्थव्यवस्था में जो काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो यह लागत, गुणवत्ता और लोचशीलता संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन कर्मियों में फ्रीलांसर, स्वतंत्र ठेकेदार, अंशकालिक कामगार आदि शामिल होते हैं। नवीन संचार प्रौद्योगिकी ने गिग के लिए एक बाजार निर्मित किया, जैसा कि ई-कॉमर्स ने वस्तुओं के लिए किया। स्टार्टअप कल्चर का उद्भव भी गिग इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। क्षेत्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी, संगठनात्मक गिरावट और लागत में कटौती ने लचीली व्यवस्था के लिए पेशेवरों के उदय में योगदान दिया है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म अपनी शर्तों के आधार पर कार्य करने में मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं गिग इकोनॉमी के लाभ क्या है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। तो गिग इकोनॉमी में कौशल अंतराल की पूर्ति होती है तथा स्किल्ड कार्मिकों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। गिग इकोनॉमी में पूर्णकालिक कर्मचारियों की तुलना में गिग श्रमिकों द्वारा अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। कम श्रम लागत अर्थात गिग प्रणाली के परिणाम स्वरूप प्रशिक्षण और कार्य लागतों में बचत होती है। गिग श्रमिक उत्पाद के विकास में तेजी लाते हैं और ग्राहकों के साथ संबंध प्रकट करते हैं। अब हम बात करते हैं गिग कार्मिक परिप्रेक्ष्य। तो वह व्यक्ति जो उसके काम व्यक्तिगत जीवन के प्रबंधन का अवसर देता है। यह फ्रीलांसर को कई स्रोतों से आय अर्जित करने की क्षमता प्रदान करता है। यह विभिन्न संगठनों में गिग कर्मियों के माध्यम से विविध ज्ञान के साथ अधिक अद्यतन कार्यबल निर्मित करता है। महिलाएं भी शादी, बच्चे के जन्म के बाद अपने काम को जारी रख सकती हैं। घर से कार्य करके कार्यालय से ब्रेक ले सकती हैं, मतलब वर्क फ्रॉम होम की भी इसमें व्यवस्था होती है।
अब हम बात करते हैं गिग इकोनॉमी से संबंधित मुद्दों की। तो यह कंपनी के कार्य संस्कृति को प्रभावित करती है तथा कारपोरेट संस्कृति और स्थायी कर्मचारियों के हानि से टीम भावना में ह्रास होता है। गिग इकोनॉमी में नियोक्ता को गिग कार्मिक के साथ हमेशा साझे दस्तावेज गोपनीयता का संकट बना रहता है। गिग कार्मिक को सभी स्थायी कर्मचारियों के समान अधिकार और सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है, जैसे कि स्वास्थ्य लाभ, ओवर टाइम वेतन, बीमार होने पर लीव एक्सेट्रा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेषता असुविधाजनक, क्योंकि संचार व प्रौद्योगिकी का अभाव है, विद्युत की उपलब्धता का संकट बना हुआ है। सरकार को गिग कार्मिकों को श्रम कानूनों का लाभ उपलब्ध कराना चाहिए तथा बाहरी ठेकेदारों के साथ कंपनियों द्वारा उचित और नैतिक व्यवहार किया जाना चाहिए। शिक्षक और उद्योग समूह व्यापक रूप से स्वतंत्र कर्मियों को सक्षम करने हेतु लचीले पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित कर सकते हैं। तो ये कुछ मुद्दे थे इससे जुड़े हुए। अब हम बात करते हैं 4 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। तो इसे 4.0 इंडस्ट्री 4.0 सामूहिक शब्द है जो बहुत सारे समकालीन स्वचालन द्वारा एक्सचेंज बना विनिर्माण प्रौद्योगिकी को समाविष्ट करता है। इस सामूहिक प्रणाली से साइबर भौतिक प्रणाली, इंटरनेट ऑफ लिंक तथा इंटरनेट ऑफ सर्विसेज का लाभ एक साथ ले सकते हैं। इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच ने भारत में चीनी औद्योगिक क्रांति के लिए श्रम केंद्र का शुभारंभ किया है। अब इससे भारत को क्या फायदा होगा? तो भारत चीनी औद्योगिक क्रांति के आधार देने में महत्वपूर्ण प्रक्रिया निभा सकता है, क्योंकि भारत का जन्म तिथि लाभांश बेहतर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग निर्धनता कम करते, किसानों के जीवन में सुधार लाने, लोगों का जीवन बेहतर बनाने में कर सकते हैं। भारत दूरसंचार के स्रोत से अपना विस्तार कर सकता है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया तथा ऑल इनोवेशन मिशन जैसी सरकार पहल के कारण डेटा उपयोग में भारी वृद्धि का लाभ उठा सकता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय खनिज 2019 नेशनल मिनरल पॉलिसी की। तो इसका उद्देश्य है खनन से प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए इस क्षेत्र के लिए विनिमय की प्रणाली को बनाया जाए। और दूसरा है यह राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 को प्रतिस्थापित करेगी। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? निजी श्रेणी में खनन के लिए वित्त पोषण को बढ़ावा देगी। निजी क्षेत्रों के खनन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित खनिज गलियारों का निर्माण किया जाएगा। परियोजना प्रभावित लोगों और स्रोतों को उनके विकास के लिए जिला खनिज विधि का उपयोग किया जाएगा। खनिजों के लिए दीर्घकालिक आयात निर्यात नीति अपनाई जाएगी। इसका लक्ष्य आगामी 7 वर्षों में खनिज उत्पादों में 200% तक वृद्धि करना है। अब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की। तो इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वो है भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। कार्यक्रम के 3 विज़न हैं। इसके विज़न कितने हैं? इसके विज़न है 3। पहला विज़न है प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना, मांग आधार पर गवर्नेंस और सेवाएं तथा देश में डिजिटल खाई को पाटकर नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। और यह परिवर्तनकारी कार्यक्रम अवसंरचना, विनिर्माण कौशल तथा डिलीवरी प्लेटफॉर्म की समग्र क्षमता को बनाने के लिए तैयार किया गया है, जो कालक्रम में आत्मनिर्भर ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने में नेतृत्व करेगा। दूसरा क्या है? दूसरा इसका विजन है प्रत्येक नागरिक की उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना में नागरिक सेवा प्रदान करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता, प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल पहचान, मोबाइल फोन और बैंक खातों से डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में नागरिकों की भागीदारी, पब्लिक क्लाउड के बीच निजी स्थान बनाना और देश में सुरक्षित और सुदृढ़ साइबर स्पेस गठित करना। और तीसरी है मांग आधार पर गवर्नेंस और सेवाओं में सभी विभागों या क्षेत्राधिकारों को एकीकृत सेवा प्रदान करना, ऑनलाइन तथा मोबाइल प्लेटफॉर्मों पर वास्तविक समय में सेवाओं की उपलब्धता, कारोबारी सहजता के लिए डिजिटल रूप में परिवर्तित सेवाएं, निर्णय संबंधी सहयोग प्रणाली और विकास के लिए ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम का लाभ उठाना शामिल है। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की। तो चौथे में है नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में वैश्विक डिजिटल साक्षरता उपलब्ध कराना, डिजिटल स्रोतों तक आसान पहुंच बनाना, सभी सरकारी दस्तावेज प्रमाण पत्र क्लाउड पर उपलब्ध कराना और क्लाउड के माध्यम से सभी प्रकार के अधिकार सुनिश्चित करना। और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत
विकास के 9 स्तंभों, जिसमें कि ब्रॉडबैंड, हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी से सभी को जोड़ना, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस तकनीकी के माध्यम से प्रशासनिक सुधार, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सबके लिए सूचना की उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी का नौकरियों और अच्छी पैदावार के लिए कृषि कार्यक्रमों में इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार का पूरा ध्यान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विभिन्न घटकों को एकीकृत रूप से लागू करने पर केंद्रित है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वयन केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के विभागों के साथ किया जाता है। अब हम बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा के आदान प्रदान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सूचना के अन्य साधनों आधारित विकल्पों का उपयोग शामिल है। इसमें किए गए कार्यों को विधिक मान्यता देना तथा सरकारी अभिकरणों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में फाइल करने का प्रावधान है। दूसरा है, इस अधिनियम में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के माध्यम से संशोधन करना है। इस संशोधन में डिजिटल विभिन्न खंडों में बड़े परिवर्तन किए जाएंगे। लक्षित लाभार्थियों तक विभिन्न लाभों और सब्सिडी को पहुंचाने के उद्देश्य से संसद में उचित विधेयक प्रस्तुत किया गया है। वैधानिक समर्थन प्रदान करने वाले विधेयक से वास्तविक पात्र लाभार्थी को विभिन्न सब्सिडी और कार्यक्रमों के लाभ प्रदान करना सुनिश्चित हो सकेगा। यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक निवासी आधार संख्या प्राप्त करने का हकदार होगा और वह वैकल्पिक होगा, आवश्यक नहीं। अब हम बात करते हैं अटल इनोवेशन मिशन की। तो इसका उद्देश्य है आगामी वर्षों में विस्तृत अध्ययन और विचार विमर्श के माध्यम से नवाचार पारितंत्र को पर्याप्त बढ़ावा देना, उद्यमशीलता की भावना को उत्प्रेरित करना, जिसमें सफल उद्यमी बनने के लिए नवाचार का समर्थन और प्रशिक्षण दी जाएगी। यह इनोवेशन प्रमोशन के लिए ऐसा मंच प्रदान करेगा जहां अभिनव विचार उत्पन्न होंगे। इस योजना का उद्देश्य युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मक और कल्पना को बढ़ावा देना है, कौशल कंप्यूटिंग का वातावरण बनाना है। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला है अटल टिंकरिंग लैब में 6 से 12वीं तक के छात्र नवाचार कौशलों को सीखेंगे और विचारों को विकसित करेंगे। अटल टिंकरिंग मैराथन, भारत की सर्वश्रेष्ठ छात्र नवोन्मेष की खोज हेतु 6 विषयगत क्षेत्र जैसे कि स्वच्छ ऊर्जा, जल संसाधन, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, स्मार्ट मोबिलिटी और कृषि तकनीकी में देशव्यापी चुनौती प्रस्तुत करता है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटरों की स्थापना किया जाएगा। अटल न्यू इंडिया चैलेंज और अटल ग्रैंड चैलेंज तथा उत्पाद सृजन को प्रोत्साहित किया जाएगा। मेक इंडिया अभियान के तहत एक रणनीतिक राष्ट्र निर्माण की पहल है। हाल ही में आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन और यूनिसेफ ने यंग चैंपियंस अवार्ड की घोषणा की है, जिन्हें अटल टिंकरिंग मैराथन द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 की। तो केंद्रीय मंडल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिटी द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक एनपीई 2019 को अपनी स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 में चिपसेटों सहित महत्वपूर्ण घटकों को देश में विकसित करने की क्षमता प्रोत्साहित कर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने हेतु उपयोग के लिए अनुकूल माहौल बनाकर भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है और वैश्विक स्तर प्रतिस्पर्धी ईएसएमडी सेक्टर के लिए माहौल बनाया जाएगा। ईएसडीएम की समूची मूल्य श्रृंखला में घरेलू विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन एवं सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 में नई यूनिटों को बढ़ावा देने और वर्तमान यूनिटों के विस्तार के लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार कर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी उप क्षेत्रों में उद्योग की अगुवाई में अनुसंधान एवं विकास, इंडस्ट्री लेड R&D और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। इनमें बुनियादी या जमीनी स्तर के नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे कि 5G, IoT, सेंसर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ड्रोन, रोबोटिक्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, फोटोनिक्स, नैनो आधारित उपकरण इत्यादि प्रारंभिक चरण वाले स्टार्टअप इसमें शामिल किए जाएंगे। ये सारे इस नीति में कुशल श्रमबद्ध उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए प्रोत्साहन और सहायता दी जाएगी। इसमें कामगारों के
के कौशल को फिर से सुनिश्चित करना भी शामिल है। ईएसडीएम क्षेत्र में आईपीएस के विकास एवं अधिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए सॉवरेन पेटेंट फंड एसपीएफ बनाया जाएगा तथा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला बनाई जाएगी। इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार हासिल करने हेतु आर्थिक विकास के लिए ईएसडीएम की समूची मूल्य श्रृंखला में घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें 2025 तक 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 1 बिलियन 100 करोड़ मोबाइल हैंडसेटों के उत्पादन का लक्ष्य शामिल है। इसमें निर्यात के लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 7 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 600 मिलियन यानी 60 करोड़ मोबाइल हैंडसेटों का उत्पादन करना भी शामिल है। तो ये था हमारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019। तो हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन से इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे और जो नई नई योजनाएं थे, ब्लू सर्कुलर इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी, हमने इन पर भी चर्चा कर लिया है। इसके साथ हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे लेबर लॉस को। अब हम कल से पढ़ेंगे लेबर लॉस के बारे में कि लेबर लॉस क्या है, हम इसका बैकग्राउंड जानेंगे क्योंकि ये भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस से ही जुड़ा हुआ है। तो अब हम कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में जिसमें स्टार्ट करेंगे लेबर लॉस को। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर लें और उसमें भी ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो वो आप तक पहुंच जाए।